सो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यूएई एक्सपेंसिव जगह है रहने के लिए और अभी से नहीं है, हमेशा से काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है। दुबई को टैक्स फ्री इनकम का एक हब कहते हैं और वो अभी भी वैलिड है। अगर आपकी इनकम है तो उस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इन्फ्लेशन को देखा जाए तो अभी कुछ बढ़ना शुरू हो गई है क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेज़ बढ़ना शुरू हो गई हैं तो रेंटल भी बढ़ेंगे, ज़ाहिर-सी बात है और उसके साथ-साथ इन्फ्लेशन का जो कॉम्पोनेंट रेंट से रिलेट करता है वो बढ़ेगा। मैं अभी देख रहा था यूएस की इन्फ्लेशन और यूएई की इन्फ्लेशन को कंपेयर करके, तो यूएस ने तो काफ़ी ज़्यादा जंप ली थी कोविड के दरमियान ही, क्योंकि वहाँ मनी प्रिंटिंग चल रही थी और बहुत सारे स्टिमुलस वगैरह के एक्शन चल रहे थे। यूएई में इस तरह का नहीं था। यूएई के अंदर इन्फ्लेशन हमने देखा था काफ़ी नीचे थी अंटिल रिसेंटली। लेकिन अब जब देखते हैं चार्ट को तो अब ऊपर जाना शुरू हो गई और अगेन एज़ आई सेड बिफोर कि वो प्रॉपर्टी प्राइसेज़ और रेंटल की वजह से प्राइमरीली और फिर ग्रोसरी वगैरह के आइटम्स भी महँगे होना शुरू हो गए हैं। मेरे पास कुछ ईमेल्स आती हैं, कभी वन ऑन वन सेशंस होते हैं मेरे, तो वो उसके अंदर बात होती है लोगों से। तो अभी एक ईमेल आई भी थी और उन्होंने मुझसे वन ऑन वन की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने कहा था कि यार मैं नॉर्मली वन ऑन वन को अवॉइड करता हूँ, ऑल्दो कि वो पेड होता है, लेकिन मेरा वो मकसद उसमें बिल्कुल भी पैसे बनाना नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ़ ये होता है कि मैं आपस आप लोगों से इंटरैक्ट कर सकूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मेरा टाइम भी होता है, तो मैं उसकी प्राइस चार्ज करता हूँ। अगर मुझे कोई सही से ईमेल करता है और प्रॉपर्ली लिखता है, तो मैं उसकी उसके साथ अप एंड डाउन थोड़ा-सा ईमेल्स पे कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। ख़ैर, अभी उस ईमेल की तरफ चलते हैं। ईमेल में लिखा हुआ है कि डियर वली, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। I have recently subscribed to your channel trying to learn about Sarva and other investment opportunities. We are a family of three, originally from Karachi, residing in Dubai. With a total income of around 20,000 dirhams per month, we both are salaried people and not able to judge how to control or smartly invest or save our money. It would be great if you can give a brief on how we can monitor and use our money to help us grow. And we wish to buy property here in Dubai, but saving for the down payment seems difficult. I also read that you conduct paid sessions on this. We can we have further information on that? अच्छा, ये करने के बाद मैंने उनसे बोला, अगेन मैंने उनको रिप्लाई किया कि ज़रूरत नहीं है आपको पेड सेशन लेने की। आपको अगर ईमेल पे ही मुझे बता सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने भेजे उनको, तो उस पे उन्होंने रिप्लाई किया था। मैं रिप्लाई दोबारा पढ़ देता हूँ कि वी आर अच्छा, वो मैं थोड़ा-सा उनकी एथनिसिटी छुपा देता हूँ ताकि मैं नहीं चाहता कि लोगों का वो पता चल सके। ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, लिविंग इन दुबई फॉर द पास्ट 8 years. My husband works with a renowned company as a key account manager, and with basic salary he gets an incentive every quarter as well. I work with the leading fintech as administrator. We have a baby girl which is 1.5 years old. My mom lives with us to take care of her, and we both, husband and wife, are working. The straight total income is around 18,000 dirham plus quarterly incentive. We rented an apartment for 40,000 dirhams yearly, and expenses like diva, internet, entertainment, etc., and send around 1,700 dirhams back home every month. I do try to have some saving in the form of committees like back home we used to do. Other than that, roughly about 12,000 dirhams or more is our monthly expensive. Up other than that, roughly, I think कि total इनका जो expenses हैं वो 12,000 dirhams हैं और वो save कर रही हैं 6,000 dirhams. This is what I understand. मैंने दोबारा email एक दफ़ा की थी, लेकिन ये point मैंने miss कर दिया था, लेकिन this is my understanding कि आपका 12,000 dirhams खर्च हो रहे हैं और आपके बाकी पैसे बच रहे हैं. We recently opened my plan at National Bonds for our baby girl, and thought to put aside like 200 to 300 dirhams per month for that. I also opened Serva account and just started depositing in it. Currently, I feel the money we earn is just getting spent. We are not able to catch on it. We've started our Dubai life twice or thrice, and that's how the saving we did previously were exhausted. How can I control or monitor it and do small savings एंड इन्वेस्टमेंट? उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। मैंने उनके एरिया का नाम पूछा था, कहाँ रह रहे हैं 40,000 दिरहम्स के अंदर, उनकी अपनी लोकेशन ऑफिस की कहाँ पर है, उनके हस्बैंड की लोकेशन कहाँ पर है, इसी तरह से उनकी जो मदर हैं वो उनकी इंश्योरेंस है नहीं है, किस वीज़े के ऊपर हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे और उसमें उन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि आपकी जो जो जॉब है उसके अंदर प्रोग्रेस के क्या चांसेस हैं, अगर आपको इसके अंदर दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के क्या चांसेस हैं कि आपकी सैलरीज़ बढ़ सकती हैं, आपकी ग्रोथ मिल सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस किए थे मैंने। इसके अलावा उनकी एजेस मैंने पूछनी थी, तो उनकी अपनी 32 एज थी और उनके हस्बैंड की 39 एज थी। इमिग्रेशन का मैंने पूछा था कि इमिग्रेशन का कोई प्लान है, तो उन्होंने कहा था कि येस, इन मे बी इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने उनसे पूछी थी। अब मैं अपना कुछ इसके अंदर आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि ये
हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अपनी छोटी बेटी के साथ यहाँ पर रहते हैं, उनकी मदर उनके साथ रहती हैं, वो देखभाल करती हैं बेटी की, व्हिच इज़ एक्सेप्टेबल कि इस तरह से होता है सिनेरियो बहुत जगहों पर। क्योंकि अगर दोनों वर्किंग पेरेंट्स होंगे तो फिर बच्चों को देखने के लिए आपको नैनी रखना पड़ेगा, वो एक्सपेंसिव अफ़ेयर है। अगर ये सिनेरियो बन जाता है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर 39 इयर्स के हस्बैंड हैं, 32 इयर्स की वाइफ हैं। पिछले कोई 8 साल 9 साल से वो लोग यहाँ दुबई में रह रहे हैं। ये इन्होंने मेंशन किया कि मल्टीपल टाइम्स उन्होंने 2 या 3 दफ़ा दुबई लाइफ़ स्टार्ट की। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली या तो वापस चले गए होंगे पाकिस्तान, फिर वापस आए होंगे, या फिर वो कोई जॉब मिस हो गई होगी या कोविड आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से उनको जो सेविंग थी वो उनकी डिप्लीट हुई है, और ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनकी इमरजेंसी फंड मौजूद होगा तभी वो इस तरह से सर्वाइव कर सके दुबई के अंदर। अच्छा, जैसे आपने पहले भी देख लिया, मैं आपको ही डायरेक्ट एड्रेस करता हूँ कि आपने पहले भी देख लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी फंड का होना। तो जो आपने एक्सपेंसेस बताए, जो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि 12,000 दिरहम्स पर मंथ का आपके एक्सपेंसेस हैं, उसके हिसाब से आपको लाज़मी ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेट किया था 70,000 दिरहम्स की आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। अब वो कहाँ होनी चाहिए? आपने नेशनल बॉन्ड्स के अंदर की बात की, सरवा की बात की, तो ये जो सेविंग्स हैं, ये कहीं इन्वेस्टेड नहीं होनी चाहिए, ये सेव होनी चाहिए इन मेबी नेशनल बॉन्ड्स, मेबी आपका वीओ बैंक के अंदर अकाउंट हो जाए, या लेट्स से आपका सर्वा के अंदर सर्वा जो सेव का उनका जो मॉड्यूल है उसके अंदर सेव कर लें। तो कुछ जगह-जगह कहीं पर आपको इस तरह से लग पैसे रख दें, और 71,000 दिरहम्स के अंदर जो मेरे ख़्याल से 10,000 दिरहम है वो अपने बैंक अकाउंट में रखें, ताकि वो अगर रियल केस इमरजेंसी हो तो उसके अंदर यूज़ करें। बाकी कहीं-कहीं आपको कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉफ़िट मिल रहा हो। ये तो हो गया इमरजेंसी फंड, जो आपको पहले से सॉर्ट आउट करना है। इन्वेस्टमेंट्स पे जाने से पहले आपको ये सॉर्ट आउट करना है कि आपके ये इमरजेंसी फंड रहे। अच्छा, जहाँ आपने कहा कि आप लोग पैसे सेव नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस लाज़मी है। मैंने उस पे पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि मैं लाज़मी अपना गूगल स्प्रेडशीट यूज़ करता हूँ, और उसके अंदर कोई ऐप मैं यूज़ नहीं करता, कोई फैंसी ऐप नहीं यूज़ करता। सिंपल एक गूगल शीट है, उसको मैं अपडेट करता हूँ। वो मेरे आईफ़ोन से भी एक्सेस हो सकती है, मेरी लैपटॉप से भी एक्सेस हो सकती है, हर जगह से एक्सेस हो सकती है, और मैं उसको मंथली अपना एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू मैं उसको कर रहा होता हूँ। उसमें इनपुट जो होता है मेरा, वो मैं रोज़ के रोज़ डाल रहा होता हूँ, लेकिन जो उसकी एनालिसिस है वो हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2-3 हफ़्ते में 1 दफ़ा करता हूँ उसकी एनालिसिस। अदरवाइज़ उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एंट्री हो रही होती है, जिसके अंदर रेंट हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, मैंने कोई आईफ़ोन खरीद लिया, या लेट्स से वो वन ऑफ इवेंट कर लिया, कोई ट्रैवल कर लिया। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने कैटेगराइज़ की हुई हैं उसके अंदर, और मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर। तो ये शुरू में मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये लाज़मी करना है, क्योंकि लोग इस चीज़ को उस इस चीज़ अब तो इतना एक्सेल वगैरह हो गया। पहले मुझे याद है मेरे फ़ादर तो डायरी लिखते थे, और उसके अंदर अभी तक हम अगर देखें अब घर पे जाकर तो उनकी डायरीज़ मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने इवन 1980s का मेरे पास वो दिखाते हैं कि अब तो ख़ैर वो नहीं है, लेकिन उस वक़्त दिखाते थे कि किस तरह से उन्होंने हिसाब रखा हुआ था। ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम पे स्प्रेडशीट नहीं थी। तो स्प्रेडशीट बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटेन करना, और उसको आगे के लिए जब आप 6 महीने तक उसको कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आपका प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा ये कि जो सर्वा की आपने बात की, सर्वा के अंदर बाय द वे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा का बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। सर्वा इन्वेस्ट के अंदर स्टार्ट करें, रिस्कियर जो उनका पोर्टफ़ोलियो है वो स्टार्ट करें, लेकिन वो पैसे सिर्फ़ डालें जिसको आपको पता है कि 10 साल तक बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं, और इमरजेंसी फंड जब आपका सेट असाइड हो जाएगा, उसके बाद आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और मंथली उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से 1000 दिरहम, 1500 दिरहम। इस वक़्त की सिचुएशन मुझे नहीं पता कि आपने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद आप सर्वा के अंदर, सर्वा सेफ के अंदर, सर्वा इन्वेस्ट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने, अगर किसी को भी उसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो मेरे लिंक को यूज़ करेगा तो $50 का रेफरल बोनस मिलेगा, अगर आप $2500 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हो गई सर्वा की बात। इसी तरह से और ऑप्शंस हैं आपके पास। स्मार्ट क्राउड का एक ऑप्शन है, जो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, जैसे आपने कहा कि आपको घर में इन्वेस्ट करना है, घर लेना है, डाउन पेमेंट एक्यूमुलेट करनी है। अच्छा, पहले तो मैं आपको स्मार्ट क्राउड का थोड़ा-सा बता दूँ कि स्मार्ट क्राउड एक क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म है। उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो छोटी प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी उनकी वेबसाइट के ऊपर होती है, उसके अंदर अपना पार्ट आप डाल सकते हैं, और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आपके पास 1000 दिरहम हो, 2000 दिरहम हो, 5000 दिरहम हो, लेकिन मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि बड़ी अमाउंट डालें, ताकि आपको कुछ ना कुछ रेंटल का जो भी मिल रहा हो उसके महीने का वो मिले। लेकिन अगेन ये भी इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है, और वो उस वक़्त ही करें जब आप ये पैसे एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए एटलीस्ट आप ब्लॉक कर सकें। तो वो उस टाइम पर ये करें। स्मार्ट कार्ड का अगेन रेफरल कोड नीचे दिया हुआ है। अगर आप रेफरल बोनस चाहते हैं तो 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, अगर मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। खैर, अब प्रॉपर्टी के लिए मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टी ही क्यों नज़र आती है, कि हमें प्रॉपर्टी ही लेनी है। उसका एक रीज़न मुझे समझ में आता है कि यार एक टेंजिबल एसेट होता है, और मैं इस पूरे सिनेरियो से गुज़र चुका हूँ। हालाँकि मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ प्रॉपर्टी की, लेकिन मुझे हर टाइम पर हर बंदे के लिए प्रॉपर्टी लेना समझ नहीं आता। उसमें
आपकी अपनी सिचुएशन होती है। आपने जो मुझे सिचुएशन बताई है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी लें इस वक़्त और या सोचें भी उसके बारे में। क्योंकि आपको पहले अपनी इनकम जनरेशन पे थोड़ा फ़ोकस करना है। इनकम जनरेट होगी, उसके थ्रू आप पैसे ज़्यादा कमाएँगे। उसके बाद आप ज लेट्स से इमरजेंसी फंड आपका सेट होगा, आपकी जॉब सेट होगी, उसके बाद कोई साइड हसल आप कर रहे हैं, वो होगी। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और साथ में फिर प्रॉपर्टी के लिए पैसे भी जमा करना शुरू करेंगे, जो कि डाउन पेमेंट के लिए आपने कहा कि आप कर सकते हैं। वैसे तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफ प्लान के लिए भी आपको अच्छे खासे अमाउंट चाहिए, जो कि सेव करेंगे आप। तो सेव करना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें आपने सोचा है कि 2.5 लाख दिरहम की कोई डाउन पेमेंट आपको करनी है और आपके पास इमरजेंसी फंड में लेट्स से 70,000 दिरहम्स हैं और आपके पास अपने पास कोई कुछ पैसे मौजूद हैं, लेट्स से 1.5 लाख दिरहम मौजूद हैं, तो आप सब मिलाकर उसको कुछ लोन लेकर और उसकी डाउन पेमेंट करना, ये कभी भी नहीं करें। आपको जो भी काम करना है प्रॉपर्टी के हिसाब से, आपको इमरजेंसी फंड को साइड में रखना है क्योंकि इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी का कुछ नहीं पता। यहाँ दुबई में कि आप 6 महीने बाद प्रॉपर्टी वैल्यू नीचे गई हुई हो और आपको उस टाइम पर पैसों की ज़रूरत हो, तो आपके पैसे आपके हाथ में नहीं आएँगे, जो आपके पैसे हाथ में आएँगे, वो डेफ़िनिटली नेगेटिव में ही होंगे। क्योंकि जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसकी एक्विज़िशन कॉस्ट भी होती है, ऑलमोस्ट 7 टू 8% की एक्विज़िशन कॉस्ट होती है। अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो 70,000 दिरहम्स का तो आपका पहले साल का खर्चा ही खर्चा है उसके अंदर और अगर पहले साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी का प्रॉफ़िट नहीं होता और आपको बेचना पड़ जाता है, तो 70,000 दिरहम्स तो स्ट्रेट अवे आपको नुकसान है। तो ये सब कुछ दिमाग में होना चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले, तो आपकी स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने मुझसे बोला कि आप कमेटी अभी भी डालनी है, तो कमेटी डालने का तो मुझे समझ नहीं आता, ये बीसी और कमेटी इसमें मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगेन मैंने उसका लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि मैं कमेटी को क्यों नहीं फ़ेवर करता। कमेटी, बीसी बिल्कुल भी ना डालें, ना उससे बेहतर ये है कि नेशनल बॉन्ड के अंदर पैसे डालें, उससे बेहतर ये है कि आप सर्वा जैसी ऐप जो है उसके अंदर आप अगर सर्वा सेव के अंदर पैसे डालते हैं तो 3% आपको मिल जाएगा। व्यू बैंक में इस वक़्त ऑलमोस्ट 5% के करीब आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। तो इस तरह की इंस्ट्रूमेंट में चले जाएँ, बजाए इसके कि बीसी करें क्योंकि नेशनल बॉन्ड मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि नेशनल बॉन्ड के अंदर आपको जो बीसी के अंदर थोड़ा-सा वो मिलता है ना आप रिलक्टेंट होते हैं कि आप उससे निकाल बल्कि रिलक्टेंट क्या होता है, आप निकाल ही नहीं सकते पैसे, आपकी बारी आएगी जब भी आपको पैसे मिलेंगे। नेशनल बॉन्ड के अंदर कुछ इस तरह से है कि आपने पैसे डाल दिए तो आपको वैसे तो एक्सचेंज से जाके आप पैसे निकाल सकते हैं, 25 दिरहम की फ़ीस है उसमें आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करते और जब बड़ी अमाउंट होती है तो चेक के थ्रू निकलवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो एक रेजिस्टेंस आ जाती है, एक हिंड्रेंस आती है आपको पैसे विथड्रॉ करने में, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू अगर आपने डायरेक्ट बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं और बैंक के अंदर आपके पास एटीएम कार्ड है, आप जाके उसमें से निकाल लें। तो अगर आप रेजिस्ट नहीं कर पाते तो आपको बेहतर ये है कि नेशनल बैंक के बॉन्ड के किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट करें जिसमें वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करवा रहे हों। इसके अलावा एक और चीज़ की वार्निंग मैं दे दूँ आपको, आपने बच्चों का अपनी बच्ची का बताया कि अभी 1.5 साल की है, तो जब ये स्कूल गोइंग होगी तो आपको नहीं पता कि स्कूल की एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। उस टाइम के लिए वाक़ई आपको पैसे बचा के रखने हैं क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँ कि मेरे इस वक़्त जो पूरा एक्सपेंस होता है मेरे घर का, उसका ऑलमोस्ट 35% बल्कि इससे ज़्यादा मैंने साल का ओवरऑल महीने का नहीं, मैंने पूरे साल की कैलकुलेशन की थी, तो ऑलमोस्ट 35+% जो है वो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूलिंग और ट्यूशन्स पे जाता है। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा ए लेवल के अंदर है, तो वो उसको ट्यूशन्स हम दिलवाते हैं। तो उसके भी मिला लें अगर जो कुरानिक एजुकेशन है उसको मिला लें और स्कूल एजुकेशन और फिर बस की जो फ़ी है उसको मिला लें, इन सारी चीज़ों को मिला लें, तो मेरा टोटल घर का जो एक्सपेंस है, रेंट्स असाइड मेरे ख़्याल से रेंट का इस वक़्त मेरे ख़्याल से हार्डली कोई 20% होगा या 25% होगा, वो मैं चार्ट लगा दूँगा यहाँ पर। वो जाता है और जो मेरा स्कूलिंग है, वो सबसे बड़ा एक्सपेंस है। तो ये जब बच्चों का टाइम आता है वो वाला और जो वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंस बन जाता है। इसी वजह से मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें लोगों ने एक एक कमेंट भी आया था कि यार हम तो पूरा ऑफ़िस हमारा खाली हो गया है, सारे बैचलर्स हो गए हैं क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज़ वापस चली गई हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो कि हर वक़्त आपके दिमाग में होनी चाहिए। बिफोर एनीथिंग लेट्स से आप अगर सोचें कि गाड़ी अपग्रेड करनी है या कोई ब्रांडेड चीज़ लेनी है, इन चीज़ों से सबसे पहले आप ये सोच लें कि जब ये जो खर्चे आने वाले हैं, इसको कैसे मिटिगेट करेंगे। अनलेस एंड अनटिल आपकी जॉब बहुत अच्छी हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत अच्छी सैलरी लेने लगते हैं, तो आप थोड़ा-सा फिर भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी क्या गारंटी है कि वो जॉब आपकी सही चलती रहेगी, कब तक सही चलती रहेगी। तो वो एक जो मेंटालिटी है जिसे मैं कहता हूँ इमिग्रेंट मेंटालिटी, मैंने लिंक्डइन पे भी उस पे बात की थी कि इमिग्रेंट मेंटालिटी अगर आप लेके चलेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो एक बड़े कंज़र्वेटिव माइंडसेट होता है एटलीस्ट शुरू में।
जब आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हो। स्टेबिलिटी के बाद आप फिर अबंडेंस माइंडसेट पे जा सकते हैं। यूएई में रहते हैं और यूएई में अगर रहना है, तो ये सारे खर्चे आगे आने हैं। एक पॉइंट मैंने आपसे पूछा था कि आप इमिग्रेशन के लिए क्या सोचती हैं? तो इमिग्रेशन के लिए तो भई मेरे ख़्याल से लाज़मी सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी हस्बैंड की एज 39 और आपकी 32 है, तो आप अपने बेसिस के ऊपर इमिग्रेशन अप्लाई कर सकती हैं। और 3 साल का क्यों वेट करना है आपको? और फिर आपकी कुछ बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपने कहा कि हमने सोचा हुआ है इमिग्रेशन का, 3 साल बाद सोचेंगे हम करने का। उसके साथ आप प्रॉपर्टी का भी सोच रहे हैं, तो क्यों सोच रहे हैं प्रॉपर्टी का और क्यों इमिग्रेशन का साथ में सोच रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो आपको जो आपकी इनकम लेवल है, उसके हिसाब से दोनों चीज़ें सोचना मेरे नहीं समझ में आता कोई कोई वाइज़ डिसीज़न है इस वक़्त की। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपकी इनकम बढ़ जाती है, फिर उसके बाद आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट ज़रूर करें। पहले आप आपके पास थोड़ा इमरजेंसी फंड होना चाहिए और साथ में आपके पास फिर ये दूसरी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के और स्टॉक्स के, मैंने इस पे मल्टीपल वीडियोज़ पहले भी बनाई हुई हैं कि एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रॉपर्टी के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टी के अंदर आपको चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं कि उसके अंदर इतने टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, लेकिन ये नहीं देखता कोई कि स्टॉक्स के अंदर भी इसी तरह से इम्प्रूवमेंट आती है, इसी तरह से रिटर्न्स मिलते हैं। हर एसेट क्लास का अपना-अपना फ़ायदा है। लेकिन प्रॉपर्टी एक बहुत लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप होती है, लेट्स से, या कह लें कि कमिटमेंट होती है, क्योंकि वो आप अगर एक दफ़ा ले लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंस आते हैं। ख़ास तौर पे आप मॉर्टगेज करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों जो मैंने बताई हों। अगर कोई और चीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ। कमेंट के अंदर मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। शायद रिप्लाई ना दे सकूँ, लेकिन कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ। अगर आप अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, तो मैंने एक पॉडकास्ट की थी अभी रिसेंटली हमाद सिद्दीकी के साथ, जो कि लिंक्डइन मेंटर हैं, कोच हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन के ऊपर मैंने एक अलग से पॉडकास्ट की थी, उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।